जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आर के इंस्टीट्यूट की बायोलॉजी कक्षा द्वादश की क्लासेस में। देखिए भाई, प्रतिदिन आपकी कक्षाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। तो इसमें हमने कल जो पढ़ाया था आपको, वो हमने ये पढ़ाया था भाई, डीएनए के बारे में बताया था। मैक्लियोड, मैककार्टी और एवेरी का प्रयोग हमने बताया था। उसमें हमने ये बताया था कि भाई डीएनए कैसे निकाला, यानी डीएनए के बारे में कैसे पता लगाया कि डीएनए ही वो आनुवंशिक पदार्थ है जिसकी वजह से अनुग्र बैक्टीरिया उग्र बैक्टीरिया में रूपांतरित हो गए थे। ठीक है, उसको हमने क्या किया था, हमने किया था भाई जो बैक्टीरिया का सार तैयार किया था नष्ट करके 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसका सार तैयार किया था हमने। उस यानी मिक्सन जो मिक्सअप था उसका, उस मिक्सअप में से हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और डीएनए को अलग अलग निकाला था और अलग अलग पेट्रिटीज में डाल के हमने फिर अनुग्र बैक्टीरिया को दोबारा से उनमें प्रवेश कराया पोषक माध्यम में, यानी संवर्धन माध्यम में। तो हमें वहाँ पर क्या पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया था कि भाई डीएनए ही वो आनुवंशिक पदार्थ है जिसकी वजह से में अनुग्र बैक्टीरिया उग्र बैक्टीरिया में रूपांतरित हुए। तो कल हमारा टॉपिक था ये। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, यानी डीएनए अणु की रासायनिक संरचना। तो भाई देखिए, बहुत ही ज़्यादा आपको मेहनत करनी है इसमें, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना आसान भी नहीं है और आसान भी बहुत है। समझने वाले के लिए ये बहुत आसान है, लेकिन जो समझता नहीं है, लापरवाही में लेकर चलेंगे इसको, उनकी ये समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसलिए आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप इस टॉपिक को समय दें और अच्छे तरीके से इसे लेकर के चलेंगे। ठीक है भाई, तो देखिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ डीएनए अणु की रासायनिक संरचना का मतलब होता है कि डीएनए अणु किन रासायनिक पदार्थों से बना हुआ है और उसकी संरचना में कौन कौन से रासायनिक पदार्थ भाग लेते हैं, यानी पूरे डीएनए के निर्माण में कौन कौन से रासायनिक तत्व ऐसे हैं या यौगिक ऐसे हैं जो भाग लेते हैं, हमें वो बताना है। तो देखिए डीएनए है, पहले तो यहाँ पे फुल फॉर्म लिख लेंगे डीएनए की, यानी फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है भाई, आपको पता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, बहुत ही सरल तरीका बताऊंगा आपको, इस सरल तरीके को आपको लेकर के चलना है। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आपको पता है डीएनए क्या है, एक प्रकार का भाई न्यूक्लिक एसिड है। यदि आपसे कोई पूछे कि न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे 2 टाइप के होते हैं। 1 टाइप होता है आरएनए और 2nd टाइप होता है डीएनए। हम यहाँ डीएनए की बात कर रहे हैं, यानी कौन से वाले न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं, डीएनए वाले के, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ आपको एक बात देखने में आएगी कि यहाँ शर्करा कौन सी है। देखिए डीऑक्सी राइबोज शर्करा है, यानी शुगर कौन सी है भाई, शर्करा की बात करते हैं तो डीऑक्सी राइबोज शर्करा है। वैसे शर्कराएं जो होती हैं, पेंटोज शर्करा है ये। पेंटोज शर्करा का मतलब होता है ये 5 कार्बन शर्करा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 5 कार्बन शर्कराएं 2 रूपों में पाई जाती हैं, एक तो डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है और 2nd नंबर की जो होती है वो होती है राइबोज शर्करा, राइबोज शुगर। ये तो डीऑक्सी राइबोज शुगर होगी, ये भी 5 कार्बन है, और राइबोज शुगर होती है, ये भी 5 कार्बन होती है। तो यहाँ पे हम राइबोज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि डीएनए में राइबोज शुगर नहीं होती, यहाँ केवल 5 कार्बन वाली ये डीऑक्सी राइबोज शर्करा डीएनए में होती है, राइबोज नहीं होती। ये राइबोज हम आरएनए में पढ़ते हैं, जो आरएनए बना हुआ होता है उसमें होती है ये राइबोज शुगर। तो आपको ध्यान रखना है भाई, शुगर तो होती है ये डीऑक्सी राइबोज, बाकी दोनों चीज़ें और जो इससे अलावा होती हैं वो सभी में सेम होती है। दोनों कौन कौन होती हैं, देखिए जो इसमें भाग लेते हैं भाई बनाने में इसकी संरचना को, एक होता है 2nd पॉइंट इसका, यानी फर्स्ट तो हो गया शुगर, 2nd हो गया नाइट्रोजनी अक्षारक, नाइट्रोजिनस बेसिस, यानी नाइट्रोजनी अक्षारक। ये अक्षारक होते हैं भाई कौन से, नाइट्रोजन।
नंबर 3 होते हैं, यहाँ लिखता हूँ मैं थोड़ा दूरी पे, नंबर 3 होता है फास्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ भाई, ये तो फॉस्फोरिक एसिड फास्फेट बॉन्ड के रूप में पाया जाएगा, फॉस्फेट बॉन्ड बनाएंगे। तो ये 3 चीज़ें होती हैं जो डीएनए में पार्टिसिपेट करती हैं पूरी संरचना को बनाने में। ये 3 चीज़ें बार बार एक के बाद एक कई बार इनकी पुनरावृत्ति होती है पूरे डीएनए की संरचना में। नाइट्रोजनीय अक्षारक होते हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार के, एक होता है प्यूरीन और एक होता है पिरिमिडीन। ध्यान से देखना भाई, पिरिमिडीन। ठीक है, प्यूरीन भी 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। ठीक है भाई, और जो पिरिमिडीन होते हैं वे भी 2 प्रकार के होते हैं, साइटोसिन और थियामिन। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के नाइट्रोजनीय अक्षरक यहाँ पर भाग लेते हैं। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इन 3 चीज़ों के मिश्रण से, इन 3 चीज़ों के मिश्र रूप को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं भाई? न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पर सीधी सी बात आ जाती है कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड संरचनाओं से मिलकर बना होता है, क्योंकि इन तीनों के संयोग से बनते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो आपको एक बात समझनी है कि भाई डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है भाई, अब न्यूक्लियोटाइड ये तो हो गया एक न्यूक्लियोटाइड, इसके बाद ऐसी ही स्ट्रक्चर फिर नीचे आएगी, ऐसे ही और शुगर जुड़ी हुई होगी, ऐसे ही नाइट्रोजन अक्षारक होंगे, ऐसे ही फॉस्फोरिक एसिड होगी। तो इसी तरह मतलब सैकड़ों हजारों न्यूक्लियोटाइड मिल करके डीएनए की संरचना को बनाते हैं। इस प्रकार डीएनए क्या हुआ भाई? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। कैसा हुआ? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्योंकि जब बहुसंख्या हो जाते हैं तो वहाँ पॉली शब्द आ जाते हैं, क्योंकि ये तो एकलक इकाई बताई हमने, इन 3 चीज़ों के मिलने से डीएनए का न्यूक्लियोटाइड बनता है। जबकि डीएनए, ये बात ध्यान रखने की है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। और डीएनए की एक खास बात और बता दूं मैं आपको, देखिए आगे मैं क्या बता रहा हूँ। देखिए भाई, डीएनए को यदि आप देखते हैं तो डीएनए में 2 हेलिक्स पाए जाते हैं इस तरीके, यानी डीएनए द्विकुंडलीकृत संरचना है। 2 कुंडलियां हैं, एक तो ये है और एक ये है दूसरे वाली। इसका एक सिरा तो होता है 3 से लेकर के 5 तक, और दूसरा होता है 5 से लेकर 3 तक। तो ये एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है भाई, ये दोनों एक दूसरे के क्या है भाई? प्रति समांतर है, यानी उल्टे हैं, विलोम है एक दूसरे के। एक श्रृंखला पॉलीन्यूक्लियोटाइड होती है, यानी एक श्रृंखला की बात करते हैं तो उसमें फास्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनीय अक्षारक और शर्करा डीऑक्सीराइबोस बहुत सारी संख्या में पाए जाते हैं, इसलिए ये एक श्रृंखला ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। तो दोनों श्रृंखलाएं पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो जाएंगी। तो इस प्रकार डीएनए क्या है भाई? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मतलब श्रृंखला, इनसे मिलकर बना होता है कौन भाई? डीएनए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, प्रति समांतर श्रृंखलाएं होती हैं एक दूसरे के ऊपर, यानी एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई रहती है। जैसे रस्सी के 2 पुंज होते हैं, वे एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए होते हैं चैन की भांति, इसी तरीके से ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए होते हैं। तो आप यही बात हम आगे बताएंगे आपको भाई, पीडीएफ में सभी देखेंगे ध्यान से। ठीक है भाई, अब देखिए पीडीएफ में क्या है भाई। तो देखिए भाई, आपके सामने स्क्रीन पर जो डला हुआ है टॉपिक, वो डला हुआ है डीएनए अणु की आणविक यानी रासायनिक संरचना। अभी हमने आपको वैसे बताया था बेसिकली, ताकि आपका बेस मजबूत हो जाए और आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आप नोट्स के अकॉर्डिंग देखेंगे न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। हमने आपको बताया कि डीएनए होते हैं न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड बहुत सारी संख्या में होते हैं, तो इसलिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड हमने बोला इसको। ठीक है भाई, देखिए डीएनए सबसे बड़े जैविक वरद अणु है, क्योंकि जीवों में पाया जाने वाला अणु है ये डीएनए, तो इसलिए जैविक अणु कहलाएगा। ये बात आपको पता है, कक्षा 11 में भी आपको ये चीज़ पढ़ाई गई थी कि भाई जैविक अणु में डीएनए के बारे में बताया गया था। डीएनए इसलिए आया था वहाँ पे क्योंकि डीएनए क्या है भाई? जैविक अणु है, जीवों की कोशिकाओं में पाया जाता है, इसलिए जैविक अणु है। ठीक है भाई, यानी वे अणु जो जीवों की संरचना में भाग लेते हैं, जीवों के शरीर में बनते हैं या यूज होते हैं, वे जैविक अणु कहलाएंगे। ये प्रोटीन अणुओं से भी अधिक बड़े होते हैं।
ठीक है भाई, आपके जानने के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये किससे बड़े होते हैं भाई? प्रोटीन के अणुओं से बड़े होते हैं। प्रत्येक डीएनए वरद अणु इसलिए है क्योंकि ये बड़ा अणु है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड नामक एकलकी इकाइयों या एकलकों का बना होता है। क्योंकि न्यूक्लियोटाइड शब्द जोड़ा हमने, डीऑक्सी राइबो शर्करा का न्यूक्लियोटाइड है, तो इसलिए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड शब्द बना दिया। नामक एकलकी इकाइयों या एकलकों का बना होता है। ये न्यूक्लियोटाइड निम्न 4 प्रकार के होते हैं। हमने कहा था नाइट्रोजनी अक्षारक 4 प्रकार के होते हैं। उन 4 प्रकार के नाइट्रोजनी अक्षारकों के आधार पर न्यूक्लियोटाइड भी कितने प्रकार के होते हैं भाई? 4 प्रकार के होते हैं। एक में तो एडेनिन जुड़ेगा। देखिए, ये हमने आपको बताया था कि भाई जो अक्षारक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहले वाला जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो एडेनिन वाला होगा। दूसरे वाला न्यूक्लियोटाइड इसके बाद आएगा वो गवानोसिन वाला होगा। तीसरे वाला साइटोसिन वाला आएगा, फिर थाइमिडीन वाला आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार 4 प्रकार के नाइट्रोजन अक्षारक होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड भी 4 प्रकार के होते हैं। फिर 4 के बाद दोबारा पुनरावृत्ति होगी, फिर वही बार बार वही दोहराते रहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है भाई, तो देखिए आगे, जिस न्यूक्लियोटाइड में एडेनिन होगा उसका नाम होगा डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड, यानी डीऑक्सी एडिनिलिक अम्ल। जिस न्यूक्लियोटाइड में गवानोसिन होगा उसमें डीऑक्सी गवानिलिक अम्ल कहलाएगा। जिसमें साइटोडीन होगा या साइटोसिन होगा वो डीऑक्सी साइटोडेलिक अम्ल कहलाएगा। और नंबर 4 प्रकार का जो, यानी चौथे नंबर का जो नाइट्रोजन अक्षारक है, यानी थाइमीन जो होता है, उसके आधार पर डीऑक्सी थाइमिडीलिक अम्ल कहलाएगा। तो इस प्रकार 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। फिर 4 के बाद दोबारा से फिर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो इस प्रकार पुनरावृत्ति होती रहती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता सकता हूँ, नंबर 1 वाला ये रहा, मानने की बात है न्यूक्लियोटाइड है, एडेनोसिन वाला है, फिर गवानोसिन वाला है, फिर साइटोसिन वाला है, फिर थाइमोसिन वाला है, फिर एडेनिन वाला आएगा, फिर गवानिन वाला आएगा, फिर साइटोसिन वाला आएगा, फिर किसके वाला आएगा? थाइमिडीन वाला। इसी तरीके से फिर बाद में दोबारा फिर इस तरह की लंबी चेन का निर्माण हो जाता है। इनके बीच में जो बंद होते हैं वो फास्फेट बंद होते हैं। कौन से बंद होते हैं? फास्फेट बंद। इसकी स्ट्रक्चर केवल यही नहीं है, आगे मैं डिटेल में आपको इसका डायग्राम बना करके दिखाऊंगा। क्योंकि इस स्ट्रक्चर में यदि मैं आपको बताऊं खोल करके, देखिए इस तरीके का कुछ होता है। इसमें पेंटोस शुगर होती है, शुगर को मैंने इससे एस से दर्शा दिया। ठीक है, इसमें यहाँ एडेनिन वाला नाइट्रोजनी अक्षारक होगा, ध्यान रखना स्ट्रक्चर, और यहाँ फॉस्फेट जुड़ा हुआ होगा। तो इन तीनों के मिलने से न्यूक्लियोटाइड बनता है, मैंने ऊपर में बताया था आपको। ठीक है भाई, फिर क्या होता है? फिर शुगर स्टार्ट होती है एस, फिर क्या होगा? यहाँ गवानीन होगा, ध्यान रखना, फिर फास्फेट होगा। तो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर बनती चली जाएगी डीएनए की। इसकी स्ट्रक्चर को हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं तो पूरी स्ट्रक्चर समझ में आ जाती है। ठीक है भाई, तो आगे देखते हैं। एकलकी का यानी 4 प्रकार के होते हैं, चारों पता चल गया आपको। अब आगे देखिए, प्रत्येक डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड इसलिए बोला क्योंकि डीऑक्सी राइबो शर्करा है और न्यूक्लियोटाइड ये सब हैं। अणु निम्नलिखित 3 यौगिकों के एक अणु के जुड़ने से बनते हैं। नंबर 1 पेंटोज शुगर। जो चीज़ें मैंने ऊपर बताई थी आपको, मैं सब लिखित रूप में यहाँ है, पढ़ के देखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। पेंटोज शर्करा डीऑक्सी राइबोज C5H10O4 इसका अणुसूत्र है भाई, यानी मोलिकुलर फॉर्मूला है इसका C5H10O4। तो C5 है ना, तो कार्बन 5 है कि कार्बन परमाणु को प्राइम नंबर 1, 2, 3, 4 तथा 5 द्वारा प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि कार्बन की संख्या को प्राइम नंबर के द्वारा ही प्रदर्शित करेंगे। यदि एक कार्बन होगा तो 1, 2 होंगे तो 2। नंबर 2 होता है फास्फेट समूह। फास्फेट समूह होता है PO4। ठीक है भाई। नंबर 3 होता है नाइट्रोजनी अक्षारक। नाइट्रोजनी अक्षारक ये निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 द्विबलीय प्यूरिन अक्षारक। प्यूरिन में एडेनिन और गवानीन होते हैं, मैंने ऊपर भी बताया था आपको। एडेनिन और गवानीन इसे A और G से प्रदर्शित करेंगे। और दूसरा होता है एक बलीय पिरिमिडीन अक्षारक, थाइमीन और साइटोसिन, T और C से इन्हें प्रदर्शित करेंगे। तो इस प्रकार नाइट्रोजनी अक्षारक, फास्फेट समूह और पेंटोज शुगर के मिलने से एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड डीएनए की संरचना में भाग लेते हैं। अब आगे देखिए भाई, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं।
न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड से छोटा होता है, बस इसमें फास्फेट नहीं होता। यदि शर्करा और नाइट्रोजन अक्षरक दोनों संयुक्त रूप से होते हैं तो उसे न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। ठीक है, देखिए डीऑक्सीराइबोस शर्करा के एक अणु के प्रथम स्थान का कार्बन परमाणु नाइट्रोजनी अक्षार के नाइट्रोजनी अणु से या नाइट्रोजन अणु से, जो नाइट्रोजनी अक्षारक है उस अणु से एन ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़कर एक न्यूक्लियोसाइड बनाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, कार्बन की स्थिति को दर्शाया है। यानी डीऑक्सीराइबोस शर्करा के एक अणु के प्रथम स्थान का कार्बन, जो पहले नंबर का कार्बन है, नंबरिंग जिसे पहली दी जाती है प्राइम नंबर, उस परमाणु के साथ में नाइट्रोजनी अक्षारक जब जुड़ता है तो वो कौन से बंध द्वारा जुड़ता है, एन ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ता है और न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करता है। ठीक है भाई, न्यूक्लियोटाइड से छोटा होता है न्यूक्लियोसाइड। इसमें फास्फेट ग्रुप का कहीं भी जिक्र नहीं है, फास्फोरिक एसिड कहीं भी नहीं है। यदि इसमें फास्फोरिक एसिड जुड़ जाएगा तो ये न्यूक्लियोटाइड ही बन जाएगा। ठीक है भाई, अब अगर देखिए जिसे डीऑक्सीराइबोसाइड कहते हैं, इसमें टाइड नहीं आएगा, इसमें साइड आएगा, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड की बात करें। न्यूक्लियोसाइड कौन सा है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, चूंकि नाइट्रोजनी अक्षारक 4 प्रकार के होते हैं, जैसे न्यूक्लियोटाइड 4 प्रकार के होते हैं, ऐसे ही न्यूक्लियोसाइड भी 4 प्रकार के होते हैं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजनी अक्षारक कितने प्रकार के होते हैं, 4। ठीक है, अब देखिए 4 प्रकार के डीऑक्सीराइबोसाइड यानी न्यूक्लियोसाइड निम्न प्रकार है: डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी गवानोसिन, डीऑक्सीथाइमिडीन और डीऑक्सीसाइटिडीन। तो 4 प्रकार के हो गए। तो इस प्रकार न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड 4 प्रकार के होंगे भाई। अब बात करते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की, क्योंकि डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। देखिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड विभिन्न क्रमों में जुड़कर, जैसे मैंने चित्र में बना करके दिखाया था, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाते हैं। यानी 4 के बाद फिर 4, फिर 4, फिर 4, बार बार 4 की पुनरावृत्ति होती रहेगी न्यूक्लियोटाइड की। दोनों श्रृंखलाएं 4 यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइडों की बनी होती हैं। ठीक है, आगे की बात मैं आगे समझाता रहूँगा समय समय पर, पूरे डीएनए की संरचना आपको समझ में आई जाएगी। अब देखिए आगे, 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड विभिन्न क्रमों में जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाते हैं। प्रत्येक श्रृंखला में एक न्यूक्लियोटाइड के डीऑक्सीराइबोस शर्करा में 5 नंबर का जो स्थान होता है, स्थान के कार्बन से जुड़ा फास्फेट समूह, यानी पहले नंबर के कार्बन से जो जुड़ा हुआ होता है वो तो होता है नाइट्रोजनी अक्षारक। देखिए ये नंबर जो है वो किस तरीके की दी जाती है, माना कि ये पेंटोस शर्करा है, इसमें पहला नंबर जो होता है कार्बन का ये होता है, प्रत्येक कोने पर कार्बन है आपको पता है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है, नंबर 4 ये है और नंबर 5 कार्बन यहाँ विद्यमान है, आपको ध्यान रखना है। तो पहले नंबर पर यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ होता है, नाइट्रोजनी अक्षार। 5वें नंबर पर क्या जुड़ा हुआ होता है, यहाँ फास्फेट ग्रुप। ठीक है, तो ये बात बताना चाह रहे हैं हम, आपकी समझ में आया हो तो ठीक है। अब देखिए 5 स्थान के कार्बन 5 से जुड़ा फास्फेट समूह दूसरे न्यूक्लियोटाइड के डीऑक्सीराइबोस शर्करा में 3 स्थान के कार्बन से फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़ा होता है। कैसे जुड़ा रहेगा देखिए मैं आपको बताता हूँ भाई। हमने अभी बताया आपको कि ये कौन सी पोजीशन पर जुड़ा हुआ है भाई, 5 नंबर पर कार्बन। ठीक है, ये किससे जुड़ा होगा भाई, 3 स्थान के कार्बन 3 से जुड़ा रहेगा। दूसरा जो होता है नीचे पेंटोस शुगर, इसमें भी 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये किसके साथ में बंध बनाएगा भाई, ये जो बंध बनाता है इसी तरीके से इसका भी बंध इसी तरीके से बनेगा, इसमें से भी यहाँ से HOH जुड़ा रहता है। ठीक है भाई, तो ये इसके H के साथ में न जुड़ करके नीचे फास्फेट के साथ बनाएगा इसी तरीके से जैसे ये ऊपर है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से इनकी बंध बनाने की प्रक्रिया चलती है। तो क्या होगा भाई, फास्फोडाइएस्टर बंध बनाएगा। कौन सा बंध बनाएगा, फास्फोडाइएस्टर बंध। देखिए भाई पूरे चित्र में यदि देखें आपको पता है ये 2 डीऑक्सीराइबोस शर्कराएं हैं, ये यहाँ पर नाइट्रोजनी अक्षरक जुड़े हुए हैं, ये थाइमीन जुड़ा हुआ है, ये गवानोसिन जुड़ा हुआ है।
तो इसकी पूरी संरचना, ये कार्बन 1 ये रहा, कार्बन 2 ये रहा, कार्बन 3 ये रहा, कार्बन 4 ये रहा, कार्बन 5 ऊपर है, ठीक है। ये क्या करता है, इसका कार्बन 3 जो होता है वो फॉस्फेट बॉन्ड द्वारा, यानी आपको पता है फॉस्फेट यानी फास्फोरिक एसिड जो होता है H3PO4 होता है, ठीक है भैया, HPO4 होता है, ठीक है। अब देखिए फास्फोरिक एसिड है तो HPO4 है, इसका कार्बन 3 जो होता है एक ऑक्सीजन बॉन्ड के द्वारा बीच में फास्फेट से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। और ये इसका ऑक्सीजन जो बंद होता है वो कार्बन 5 यानी ऐसे इस वाले कार्बन और ये वाला कार्बन सेम है, इसके साथ में बंद बनेगा, यानी 3 के और 5 के मध्य बंद बना हुआ है, दोनों फास्फेट यानी दोनों शर्कराओं के मध्य तीसरी पोजीशन पर और 5वीं पोजीशन पर बंद है। इस बंद को हम बोलेंगे फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है भाई। तो इस बॉन्ड को बोल, इसी तरीके से अन्य कार्बन जुड़ा रहेगा शर्करा में, ठीक है। तो इस तरह एक लंबी चेन का निर्माण होता है, ठीक है भाई। ये जो थायमीन है ये अपने सामने दूसरी चेन का ऐसा ही एक अणु होगा, उसके एडेनिन के साथ में बंध बनाएगा, वो एडेनिन होगा, कौन सा बंध बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि एडेनिन और थायमीन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। इसी तरीके से ये गवानोसिन किसी साइटोसिन के साथ में बंध बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। उसमें भी यहाँ क्या होते हैं भाई, क्योंकि एक दूसरे के सामने की ओर जुड़े होते हैं, इसमें तो नाइट्रोजन अक्षरक इधर जुड़ा हुआ है, उसमें इधर जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। ये उल्टा हो जाएगा इधरली साइड आकर के। तो इस प्रकार दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से बंधों द्वारा जुड़ी रहती हैं। देखिए भाई आप सभी के सामने ये जो डायग्राम हमारे सामने है, ठीक है, ये है जो मैं भी बता रहा था आपको कि कैसे ये दोनों श्रृंखलाएं जुड़ी होती है। ये एक श्रृंखला है डीएनए की, ये दूसरी श्रृंखला है। छोटा सा पार्ट मैंने दिखाया है इसमें आपको खोल करके। ये तो भाई यहाँ पे शर्करा है, शुगर है, ठीक है। ये क्या है भाई, यहाँ ऊपर की साइड में दूसरी शुगर है यहाँ पे, यानी ये यहाँ गवानीन है, ठीक है। गवानीन दूसरी श्रृंखला के यानी दूसरी शर्करा के किससे जुड़ा हुआ है, साइटोसिन के साथ में 3 बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होगा, 1 2 3। इसी तरह दूसरी शर्करा जो होती है यहाँ, ये 3rd पोजीशन है, ये 5 पोजीशन है, तो ये फास्फोडाइएस्टर बंध कहलाया। इसका इस वाली शर्करा का एडेनिन जो होता है वो दूसरे वाली श्रृंखला के थायमीन के साथ में डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहेगा। इसी तरीके से दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के साथ में बंध बना करके जुड़ी हुई हैं। आप इस श्रृंखला को बना करके देखेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ये न्यूक्लियोटाइड है भाई, ये एक न्यूक्लियोटाइड ये रहा यहाँ से यहाँ तक का, दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये रहा यहाँ से यहाँ तक का, तीसरा